हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी में दिए गए जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 15, एनसीईआरटी पेज नंबर 3। ठीक है, एनसीईआरटी में जो पेज नंबर 3 है उसके दिए गए जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम देख रहे हैं। पहला है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में डिफ्यूजन क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, यानी जो डिफ्यूजन है वो हमारे लिए शरीर में ऑक्सीजन को पूरी तरीके से प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने में क्यों असमर्थ है उसके बारे में हमें जानकारी देखिए। आंसर देखिएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस पजेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस। मनुष्य हो गया या अन्य जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी डिजाइन है वो थोड़ा सा जटिल है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ बॉडी सच एज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनके शरीर में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न कार्यों को करने के लिए बनी हुई रहती है। ठीक है, जैसे कि भोजन का अवशोषण करना और ऑक्सीजन को इनटेक करना, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना या भोजन को शरीर के अंदर लेना। अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जो एक कोशिकीय अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, एक कोशिकीय डायरेक्ट जो इन्वायरमेंट है उसके कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं या जंतु होते हैं वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं बनी होती हैं, उनका शरीर पर्यावरण के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है। देयरफॉर डिफ्यूजन कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसलिए जो डिफ्यूजन है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम विसरण बोलते हैं, तो विसरण उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ठीक है, कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस तरह के जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, उनको निभाएंगे। आंसर देखिएगा, इन विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग और ग्रोइंग इन जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। देखो हमारे पास क्या कुछ गतियां हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा वॉकिंग, वो टहल रहा है, इधर उधर चल रहा है, ब्रीथिंग श्वसन कर रहा है, या वो वृद्धि कर रहा है, तो हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि वह वस्तु या वह क्या होगा, अपने आप में सजीव है। ठीक है, हाउएवर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइट। ठीक है, कुछ जबकि क्या होता है, जो सजीव होते हैं, ठीक है, सजीव होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें मूवमेंट भी होता है, गति भी होता है, लेकिन उस गति को हम अपने नेकेड आइट से, ठीक है, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ पजेस इज ए फंडामेंटल क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। इसलिए हम यह कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ लाइफ पजेस ए फंडामेंटल क्राइटेरियन दैट कैन यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। इसलिए यह विशेष, ठीक है, उसमें उपस्थित जो भी क्या होंगे, फंडामेंटल क्राइटेरिया होंगे, मापदंड होंगे, तो उसके आधार पर हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि वह सजीव है या निर्जीव है, यानी उसमें प्राण है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। है, ठीक है, किसी जीव द्वारा किन जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। आंसर देखिएगा, एन ऑर्गेनिज्म यूजेज आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल के तौर पर फूड और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कार्बन ऑक्सीजन और भोजन का प्रयोग करते हैं रॉ मटेरियल की तरह। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब इनके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है, यानी उनकी डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है, या उनका किस तरह का एनवायरनमेंट है, तो उसके हिसाब से उनके लिए रॉ मटेरियल बन सकता है। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के लिए रॉ मटेरियल यानी भोजन और क्या हो सकता है, अलग टाइप हो सकता है। गाय भैंस है तो उनके लिए जो भोजन होगा वो अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है। यूनिसेलुलर है तो उनके लिए रॉ मटेरियल अलग होगा, मल्टी सेलुलर है तो उनके लिए रॉ मटेरियल अलग होगा। क्वेश्चन 4,
व्हाट प्रोसेसेज वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? आंसर देखिएगा, लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या क्या कहा हमने? रेस्पिरेशन है, ठीक है, श्वसन है, न्यूट्रिशन है, भोजन लेना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। या एक्सक्रीशन, उत्सर्जन भी क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट यानी आवश्यक क्या है? अनुरक्षण है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह जीवन चल रहा है, ठीक है, या उस जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें जीवन चल रहा है कि आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होंगे जो जीवन के लिए यानी सजीव है या निर्जीव है, ठीक है, जो उसके लिए सजीव के लिए कह रहे हैं हम, ठीक है, तो सजीवों के लिए यह प्रक्रम क्या होंगे? आवश्यक होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 9 में, एनसीईआरटी में पेज नंबर जो 9 होगा उसमें दिए गए जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख रहे हैं हम। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ठीक है, यानी जो स्वयंपोषी हैं और जो विषमपोषी हैं, ठीक है, स्वपोषण जिसमें होता है और विषम पोषण जिसमें होता है, ठीक है, विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक है, स्वपोषण और विषमपोषी की में अंतर डिफरेंस कीजिएगा। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फूड इज सिंथेसाइड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जो ऑटोट्रॉपिक है यानी जो स्वयंपोषी हैं उसमें जो भोजन स्वयं बनाया जाता है और उनके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। हेटेरोट्रॉपिक मोड में देखें तो फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो विषमपोषी हैं हेटेरोट्रॉपिक हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो स्वपोषी होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसमें जो भोजन टूटता है वो एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट किया जाता है, टूटता है। दूसरा ऑटोट्रॉपिक, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्लोरोफिल जरूरी होगा तभी भोजन बना पाएंगे, जबकि नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो विषमपोषी होगा उसमें कोई भी पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। यानी जो ऑटोट्रॉपिक है स्वयंपोषी होते हैं उसमें भोजन सामान्यतः दिन के समय बनता है, जबकि जो हेटेरोट्रॉपिक है फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम। भोजन किसी भी समय बनाया जा सकता है। ऑटोट्रॉपिक, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर रखा जाता है, स्वपोषी के अंदर रखा जाता है, जबकि विषमपोषी क्या होंगे? ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी सभी जीव जंतु और जो फंजाई हैं, कवक हैं, वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू प्लांट गेट्स ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या है देखो, द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है रॉ मटेरियल प्रकाश संश्लेषण के लिए वो वातावरण से पेड़ पौधों के स्टोमेटा यानी पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं तो उसके अंदर एंटर करती है। दूसरा, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट्स। यानी पानी कहाँ होता है? जमीन में होता है, मिट्टी में होता है, तो मिट्टी में जड़ें होती हैं, तो जड़ें क्या करती हैं? पानी को वहाँ से अवशोषित कर लेती हैं। सी, सनलाइट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चर फूड। ठीक है, सनलाइट भी क्या है? सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए एक बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट है। इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल के द्वारा या अन्य जो हरे भाग होंगे पेड़ पौधों के उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया और सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या होंगे? पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? आवश्यक रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? यानी हमारे शरीर में, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? जो एसिड निकलता है तो उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में देना है। द HCl प्रेजेंट इन आवर स्टमक डिजॉल्व बाइट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। जो हमारे शरीर में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो हमारे आमाशय में जो भोजन के टुकड़े होते हैं उनको पाचन में हेल्प करता है और जो वहाँ पर मीडियम है, ठीक है, वहाँ पर जो माध्यम होगा उसको अम्लीय कर देता है। इन दिस एसिडिक मीडियम एंजाइम पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। जिसमें क्या होता है?
इन एसिडिक मीडियम, यानी जो स्टमक है, ठीक है, आमाशय में जो एसिडिक मीडियम होगा, अम्लीय माध्यम उत्पन्न होगा, उसमें पेप्सिनोजन जो एंजाइम है वो पेप्सिन कन्वर्टेड टू पेप्सिन, पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी जो पाचक एंजाइम है उनका क्या कार्य है। डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम लिया हमने, क्या क्या, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा, हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल वंस, ठीक है, ये किस में हेल्प करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो जटिल अणु हैं, उन जटिल अणु को साधारण अणु में तोड़ने में हेल्प करेंगे। These simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transported to all the cells of the body. इन कोशिकाओं के द्वारा इन भोजन के जो पार्टिकल्स हैं उनको आसानी से पाचन किया जाता है और शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा उस भोजन को अवशोषित किया लिया जाता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। क्वेश्चन 5, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे अभिकल्पित किया गया है, ठीक है, उसको कैसे बनाया गया है या कैसे किस तरीके से वो बनी हुई है। आंसर देखिएगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होती है, हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में, ठीक है, मिलियंस, ठीक है, मिलियंस में क्या होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुली के आकार की संरचना है जिन्हें हम विलाई कहते हैं। These villi increase the surface area for more efficient food absorption, ये क्या करते हैं, जो विलाई हैं ये विलाई क्या कर देते हैं, वहाँ पर सरफेस एरिया, सतही जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं जिससे भोजन को आसानी से अवशोषित किया जा सके, जो भोजन को आसानी से अवशोषण करने में सहायता प्रदान करते हैं। विद इन दीज विलाई मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी टू द ब्लड स्ट्रीम, इन कोशिकाओं के साथ, ठीक है, मनी इनके साथ, इन कोशिकाओं में क्या होती है, इन जो हमारी विलाई है उन विलाई के साथ क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, रक्त वाहिकाएं भी होती हैं जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं और उनको ब्लड की जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, जहाँ पर रक्त प्रवाहित होता है तो ब्लड तक उनको सप्लाई कर दिया जाता है। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड जो हमारी रक्त वाहिका में जो ब्लड स्ट्रीम है, रक्त जो बह रहा है, द एब्जॉर्ब फूड इज ड्राइव्ड डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल टू दी बॉडी, ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम है उसके द्वारा उस भोजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। पेज नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्डेड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, हमारे पास देखो टेरेस्ट्रियल का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, उन्हें क्या बोलता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, ठीक है, दोनों में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि श्वसन किस तरीके से उसमें किया जा सकता है। सिंपल भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेयर्स एक्वेटिक एनिमल्स नीड टू यूटिलाइज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। जो स्थलीय जीव जंतु है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्थलीय जो जीव जंतु होंगे वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन को पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर, वातावरण से प्राप्त करते हैं, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए कहाँ से करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू वाटर, जो हवा है यानी वायु है, वायु में या वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है पानी की तुलना में, यानी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा। Since the content of oxygen is in air is high, the terrestrial animal do not have to breathe faster to get more oxygen. इसलिए क्या कह सकते हैं हम जी, वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, स्थलीय जीव जंतु हैं, वो तेजी के साथ श्वसन नहीं करते हैं,
जबकि जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ्स हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं। आपने मछली को देखा होगा तो मछली की गिल्स क्या होता है, बहुत जल्दी खुलते हैं, बहुत जल्दी बंद होते हैं। तो ऑक्सीजन का इनटेक और आउटटेक जो होता है, उसमें इनटेक जो होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है। देयरफॉर unlike aquatic animals, terrestrial animals do not have to show various adaptation for better gaseous exchange। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि aquatic animals, terrestrial animals do not have to go to show various adaptation for better gaseous exchange। इसलिए जो aquatic life है उनका जो ऑक्सीजन इंटेक का जो सिस्टम है वो अलग है, जबकि जो स्थलीय जीव जंतु हैं, ठीक है, स्थल में रहने वाले जो जीव जंतु होंगे उनके लिए इस तरह का कोई एडेप्टेशन नहीं है गैसों को आदान प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या पाथवे फॉलो किया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिएगा, ग्लूकोज इफ फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द सेल साइटोप्लाज्म इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। यानी जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज सबसे पहले 3 कार्बन वाले परमाणुओं में टूटता है, जिसका नाम क्या है, पायरुवेट। साइटोप्लाज्म में होती है प्रक्रिया। पायरुवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय डिफरेंट वेज प्रोवाइडेड एनर्जी। उसके बाद क्या होता है, जो पायरुवेट है वो अलग अलग तरीके से टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखो हमारे पास ये ग्लूकोज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, ये ग्लूकोज है, 6 मेंबर कार्बन एटम है इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कोशिका द्रव्य में ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास 3 पाथवे फॉलो किया जाता है। पहला पाथवे देखिए, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ठीक है। अगर एनियोर्बिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको हम, तो अगर क्या होगा, ऑक्सीजन वहां पर नहीं है ईस्ट कोशिकाओं में जैसे होता है, तो उसमें क्या बनेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें इथेनॉल बनेगा। दूसरा क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। अगर हमारी कोशिकाओं में जब हम क्रैम्प वाली जो पोजीशन आती है उसके बारे में ही, तो हमारी मांसपेशियों में, ठीक है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती है, तो उस समय क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी आता है। लैक्टिक एसिड बनता है जिससे हमें क्रैम्प आते हैं। तीसरा पाथवे क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं जिसको हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होगी, उसमें जो पायरुवेट है वो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा और एनर्जी यहाँ पर निकलेगी। तो इस ढंग से क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग पाथवे फॉलो किया जाएगा ग्लूकोज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अपने जो क्रॉसपॉन्डिंग पहले क्या होगा, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, पायरुवेट उसके बाद अलग अलग पाथवे को फॉलो करेगा और अपने हिसाब से एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं हम। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को वहन करने का कार्य करता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड गेट्स अटैच टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रीथिंग, ठीक है। हमने श्वसन किया, श्वसन करने के बाद जो हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अटैच्ड कर देगा। इट दस फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, ठीक है, ऑक्सीजनीकृत कर देता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस ऑल द बॉडी सेल्स बाय द हार्ट। उसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक हृदय के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, ब्लड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के बाद ब्लड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर। देखो हमारे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया, उसके बाद उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। प्रत्येक कोशिकाओं से पहुंचाने के बाद उन कोशिकाओं के द्वारा निकाली गई जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वापस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना, क्या हमारे जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको वापस हीमोग्लोबिन कोशिकीय श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देता है। नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजन ने
ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन ने क्या किया, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और उसके बाद जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, विऑक्सीजनीकृत हो जाएगा। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स हैज लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन है हमारा, उसकी जो एफिनिटी है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, बहुत कम है। CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन दी डिजॉल्व फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या होता है, घुली अवस्था में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स CO2 टू लंग्स अल्वियोली एंड टेक्स ऑक्सीजन इन रिटर्न। उसके बाद क्या होता है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, लंग्स टू अल्वियोली, ठीक है, लंग्स के द्वारा उसको अल्वियोली तक पहुंचाया जाता है और वापस ऑक्सीजन को वहां से ले लेता है। तो इस ढंग से क्या होगी, प्रक्रिया चलती है। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों के विनिमय के लिए मानव जो लंग्स हैं, मनुष्य के जो लंग्स हैं, ठीक है, उसमें अधिकतम क्षेत्रफल का कैसे विकल्पित किया जाता है। यानी हमने देखा हो कि ह्यूमन बींग्स, याद है आपको, एक फुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़े बनाया जाता है, ठीक है, उसमें बताया जाता गया था कि कैसे ह्यूमन बींग्स की जो लंग्स हैं वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का जो लंग्स हैं, ठीक है, वो इस प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेनी है। The exchange of gases takes place between the blood of the capillaries that surrounded the alveoli and gases present in the alveoli, ठीक है। The exchange of gases takes place between the blood of the capillaries that surrounded the alveoli and the gases present in the alveoli, ठीक है। जो हमारी alveoli है उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है और जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, रक्त केशिकाएं होती हैं जो चारों तरफ से alveoli से घिरी हुई रहती है। Thus alveoli are the site for exchange of gases, यानी जो हमारे अल्वियोली है, कुपिकाएं होती हैं जो, तो अल्वियोली क्या होगी, गैसों के एक्सचेंज करने के साइट है जहां पर गैसों का एक्सचेंज किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाएगा और ऑक्सीजन को इनटेक किया जाएगा। द लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एज रिब्स आर लिफ्टेड अप द डायफ्राम इज फ्लैटेंड। द लंग्स गेट फिल्ड अप द विथ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, श्वसन को, सांस को हमने अंदर लिया, तो उस समय क्या होता है, जो लंग्स हैं उसमें गैसें भर जाती हैं, एयर उसमें भर जाएगी, गैसें भर जाएंगी। रिब्स आर लिफ्टेड अप एंड डायफ्राम इज फ्लैटेंड। उसके बाद क्या होता है, रिब्स हमारी, जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे और डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाएगा। The air that is rushed inside the lungs fills the numerous alveoli present in the lungs। उसके बाद क्या है, जो एयर है वो हमारे लंग्स को फिल कर देती है, द न्यूमरस अल्वियोली प्रेजेंट इन दी लंग्स, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाएगी, हमारी अल्वियोली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाएगा लंग्स के द्वारा। ईच लंग्स कंटेन्स 3 to 350 मिलियंस अल्वियोली, प्रत्येक जो लंग्स हैं, फुफ्फुस हैं, उनमें 300 से 350 मिलियन अल्वियोली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। दीज न्यूमरस अल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मोर इफिशियंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, ठीक है। 300 से 350 मिलियन अल्वियोली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी, जिससे क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान क्या होगा, आसानी से किया जा सकेगा। पेज नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम। What are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? ठीक है, मनुष्य में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हम। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या क्या मुख्य भूमिका निभाते हैं, एक तो हार्ट हो गया, हृदय, ब्लड हो गया, रक्त हो गया, और ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं होगी, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजनीकृत रक्त को, ऑक्सीजनीकृत जो रक्त है उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। यह शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से डीऑक्सीजनीकृत जो रक्त है उसको वापस लेता है, ठीक है। एक तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से वापस लाएगा। एंड सेंड्स हिम इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, ठीक है, बी ऑक्सीजनीकृत जो ब्लड होगा उसको लंग्स तक पहुंचा दिया जाएगा और
जिसको वहाँ पर ऑक्सीजनेशन किया जाएगा। दूसरा, बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ब्लड के अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजनस वेस्टेज। जो क्या हमारे पास ब्लड है वो अपने आप में क्या एक कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, संयोजी ऊतक है, जो किस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में और नाइट्रोजनस वेस्टेज को ट्रांसपोर्ट करने में। ऑक्सीजन को तो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, न्यूट्रिएंट्स को भी शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालेगा, नाइट्रोजनस जो वेस्ट पदार्थ होंगे उनको भी शरीर से बाहर निकालने में सहायता करेगा। द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखो ब्लड वेसल्स में से भी आ गई, रक्त वाहिकाओं में आर्टरीज भी आ गई, वेन्स भी आ गई और छोटी जो कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं, वो भी सम्मिलित है। कैरी ब्लड ईदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स टू द हार्ट। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक हृदय से जो छना हुआ ब्लड है उसको ले जाती हैं और विभिन्न ऑर्गन से, विभिन्न जो अंग है हमारे, उनसे डीऑक्सीजनित रक्त को, यानी जो हमारे पास क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको वापस हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर को अलग क्यों किया जाता है, ठीक है, उसकी क्यों आवश्यकता होती है कि उनको अलग किया जाए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्व्स व्हेन दे आर इन हॉटर इन्वायरमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन कूलर इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो जो ह्यूमन बींग्स हैं या बर्ड्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जो जिनका रक्त क्या होता है गर्म होता है, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिसमें बर्ड और मैमल्स आते हैं, उनको अपने शरीर का तापमान कांस्टेंट करना पड़ता है, ठीक है, बाय कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन हॉटर एनवायरनमेंट। जब वो क्या होता है गर्म वातावरण में होते हैं तो अपने शरीर को क्या कर देते हैं ठंडा रखते हैं, ठीक है, हॉटर बॉडी में होंगे, गर्म इन्वायरमेंट में होंगे तो अपने शरीर को ठंडा रखेंगे, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। एंड बाय द वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन कूलर इन्वायरमेंट, ठीक है, जब वो क्या होंगे कूलर इन्वायरमेंट यानी ठंडे पर्यावरण में होंगे, ठंडे एरिया में होंगे, ठंडे इन्वायरमेंट में होंगे, ठीक है, तो उस समय अपने शरीर को गर्म रखेंगे। हेंस these animals require more oxygen for more cellular respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature। इसलिए क्या होता है जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनको शरीर में क्या होता है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए क्या करते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपनी बॉडी को टेम्परेचर को क्या करते हैं मेंटेन कर लेते हैं। दस इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए उनके शरीर को क्या हो सकता है, इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि उनके शरीर में ऑक्सीजनीकृत रक्त ब्लड रुधिर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो डीऑक्सीजनीकृत रुधिर है वो सेपरेट रहे, अलग अलग रहे, सो दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर इफिशियंट एंड कैन मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसलिए क्या होगा उनका जो शरीर है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होगा बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, जिससे क्या होगा उनके शरीर का तापमान नियत रह सके। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। यानी जो उच्च संगठित पादप होते हैं उनमें वहन तंत्र के घटक क्या क्या है, ठीक है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं उसमें दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक क्या है जाइलम एंड दूसरा क्या है फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल वाया रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो जाइलम है वो शरीर के पेड़ पौधों के विभिन्न कोशिकाओं तक, ठीक है, क्या पहुंचा जाता है पानी और मिनरल्स को पहुंचाता है, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है कैरी करता है, किसके द्वारा रूट्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और पेड़ पौधों की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और फ्लोएम क्या करता है पत्तियों के द्वारा बना हुआ भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेटेड इन प्लांट्स। ठीक है, पादपों में जो पेड़ पौधे हैं उसमें जल और जो खनिज लवण है उनका वहन कैसे किया जाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज ट्रैकेट्स एंड वेसल्स of roots and leaves are interconnected to form a
continuous system of water conducting channels that reaches all parts of the plant. The component of xylem tissues, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ऑफ रूट। ठीक है, जो जाइलम टिश्यू हैं, जाइलम कोशिकाएं जो होती हैं, उनके जो क्या क्या घटक हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं। ठीक है, एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम। और उनकी जो पत्तियां हैं, ठीक, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं और जो अन्य भाग है, उनके बीच क्या है, एक कंटिन्यूस लगातार क्या है, कनेक्शन है। ठीक है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई रहेगी, जिससे क्या होगा, वाटर आसानी से एक चैनल के थ्रू, मतलब एक चैनल जैसे बन जाएगा, मतलब ये कोशिका होगी, ये कोशिका होगी, इस ढंग से कोशिकाएं आगे बढ़ते जाएंगी, तो इंटरकनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, और पानी को कंटिन्यूसली क्या होगा, पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाएगा। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए सक्शन प्रेशर सच एज रिजल्ट ऑफ व्हिच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल टू द रूट्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, एक सक्सेशन प्रेशर, ठीक है, चूषण दाब उत्पन्न किया जाता है एज ए रिजल्ट, जिसके अंततः ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स टू द रूट्स। ठीक है, जिससे के द्वारा क्या होगा, पानी जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा, यानी जड़ों की तरह उसको अवशोषित किया जाएगा, पानी जो जाइलम कोशिकाएं हैं उनके तक पहुंच जाएगा। देन देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम टू द प्लांट पार्ट्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, जो रूट जाइलम है, यानी जो जड़ों में पाया जाने वाला जाइलम है, वो क्या होगा, उसमें पानी लगातार गति करेगा। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। ठीक है, और पानी क्या होगा, जड़ों से पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इंटरकनेक्ट मैंने बताया ना, इस ढंग से क्या होंगे, जो कोशिकाएं हैं वो इंटरकनेक्टेड है, जिससे क्या होगा, पानी यहाँ से निकलेगा तो इससे कनेक्ट होते जाइलम जो ट्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये वेसल्स होंगे, तो ये क्या करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। ठीक है, पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे किया जाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जो पेड़ पौधों में बना हुआ भोजन है, उसको फ्लोएम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक जो है भोजन पहुंचा दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसमें कुछ मात्रा में एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम की जाती है, जो कि एटीपी से हमें प्राप्त होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यूज इंक्रीजेस कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। जिससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्राषण दाब है, विसरण दाब, ठीक है, तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट्स होता है, और वाटर टू मूव इनटू इट, जिसमें क्या होता है, पानी इसमें आसानी से गति कर सकता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यूज इंक्रीजेस कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिससे जो कोशिकाएं हैं उसमें जो वाटर है आसानी से गति कर सकता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल, यह जो दाब है वो क्या करता है, जो उसमें मटेरियल होगा उसको आगे बढ़ने में सहायता करता है, इन द फ्लोएम टू द टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर। ठीक है, जिसमें क्या होगा, प्रेशर कम होगा, उसमें ये मटेरियल क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। फ्लोएम में चल रहा है ना, फ्लोएम में एक जगह प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, एक जगह क्या हो गया, कम। तो जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वहाँ पर क्या होंगे, ये मटेरियल्स गति कर जाएंगे, और जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वाटर गति करेगा। दिस इज हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसमें वो क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से गति करेंगे, जैसे पेड़ की आवश्यकता होगी, पेड़ की आवश्यकता क्या है उसके हिसाब से वहाँ पर ये मटेरियल्स क्या करेंगे, गति करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एटीपी एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज। ठीक है, जब जो भोज्य पदार्थ है, ठीक है, किसका, जैसे हमारे पास क्या है, सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एटीपी एनर्जी। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो फ्लोएम है वो एटीपी को खर्च करेगा और सुक्रोज के फॉर्म में जो बना हुआ भोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। पेज नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, जो हमारे शरीर में नेफ्रॉन है या जो वृक्काणु बोलते हैं उसको हम, उसकी रचना क्या है और उसकी क्रियाविधि के बारे में आपको बताना है। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो किडनी की एक मुख्य क्रियात्मक इकाई है।
ईच किडनी पजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन। यानी हमारे पास क्या है, जो प्रत्येक किडनी है उसमें 1 से 1.5 मिलियन क्या होते हैं, अब नेफ्रॉन्स है। यानी प्रत्येक जो किडनी होगी उसमें 1 से 1.5 मिलियन क्या होंगे, नेफ्रॉन्स होंगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन आर ग्लोबुलस। ठीक है, जो नेफ्रॉन है उसकी जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है एंड अ लॉन्ग रीनियल ट्यूबल ट्यूबल। ठीक है, इसमें 3 मुख्य कोशिकाएं हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और लॉन्ग रीनियल ट्यूब्स। इसके फंक्शन देखते हैं हम, तो इसका डायग्राम हम आगे दिखाएंगे। ये इसका डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसमें ग्लोमेरुलस ये है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या हमने बोमेन कैप्सूल कहा, तो ये बोमेन कैप्सूल का पार्ट हो गया। और क्या रीनियल आर्टरी और रीनियल वीन, ठीक है, 2 अलग अलग होंगे इसमें। ठीक है, तो उसकी तरह इसमें क्या होगा, इसके मेन कंपोनेंटिंग है। फर्स्ट, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनियल आर्टरी। रीनियल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, ब्लड हमारे जो किडनी है उसमें एंटर करता है, विच ब्रांचेज इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोबुलस। ठीक है, रीनियल आर्टरी, ये देख रहे हैं आप, ब्रांच ऑफ रीनियल आर्टरी। तो रीनियल आर्टरी के थ्रू क्या होगा, ब्लड हमारे इस किडनी में एंटर करेगा, और जो क्या होगा ग्लोमुलस में क्या होगा, जो ग्लोमुलस है उसमें जो छोटी कोशिकाएं, इसमें क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन पॉसिबल होगा। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल्स। जो वाटर है और जो अन्य सॉल्यूट है उसको नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बोमेन कैप्सूल देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर जो पार्ट है, तो इसमें सॉल्यूट और जो वाटर होगा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। In the proximal tubules, some substances such as amino acids, glucose and salts are selectively reabsorbed and unwanted molecules are added in the urine। जो हमारा proximal tubules है उसमें कुछ मात्रा में अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और सॉल्ट, ठीक है, और कुछ मात्रा में रीअब्जॉर्ब एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन यूरिन। इसमें से क्या होता है, इन अमीनो एसिड्स को, ग्लूकोज को या सॉल्ट्स को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अनवांटेड होंगे, जो वेस्टेज होगा, उसको यूरिन में पहुंचा दिया जाएगा। द फिल्ट्रेट देन मूव्ड डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब। जो लूप ऑफ हेनले है उसके बाद क्या होगा, जो अन्य कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वहां से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जो लूप ऑफ हेनले है वो लूप ऑफ हेनले में पहुंच जाएगा, वाटर वहां से एब्जॉर्ब किया जाएगा। From here, the filtrate moves upwards into the distal tubules and finally to the collecting duct। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, डिस्टल ट्यूबल से होते हुए जो कंपोनेंट्स है वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएंगे। कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करेगा, मेनी जो नेफ्रॉन्स है उन नेफ्रॉन्स से जो फिल्टर हुआ यूरिन है उसको क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। उसके बाद क्या होगा, जो यूरिन बना हुआ है प्रत्येक नेफ्रॉन्स के द्वारा, उसको किडनी जो लॉन्ग ट्यूब वाली एक संरचना किडनी में होगी, जिससे क्या बोलते हैं यूरेटर, तो उसमें पहुंचा दिया जाएगा। फ्रॉम यूरेटर इट गेट्स ट्रांसफर टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इनटू द यूरेथ्रा। उसके बाद क्या होगा, इसको यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया जाएगा, और यूरेथ्रा के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। What are the methods used by plants to get rid of excretory product? ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो किन गतिविधियों को करते हैं। तो प्लांट्स गेट रिड टू एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। पेड़ पौधे में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक्सेस वाटर को बाहर कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल में बी स्टोर्ड इन द सेल्स वैक्यूल्स और एज गम एंड रेजिन स्पेशली इन ओल्ड जैलम्स। ठीक है, जो पुराने जैलम्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड जैलम जो होंगे उसमें प्लांट मटेरियल्स, ठीक है, और जो कोशिकाएं हैं उनको वहाँ पर रेजिन के फॉर्म में या गम के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन द लीव्स दैट लेटर फॉल ऑफ। ठीक है, ये पत्तियों में भी इकट्ठा किया जाएगा और फाइनली इसको शरीर पेड़ पौधों की पत्तियों को गिरा दिया जाता है, उससे भी वेस्टेज को बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। ठीक है, मूत्र बनने की मात्रा को नियमित किस प्रकार किया जाता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में कितनी मात्रा में एक्सेस मात्रा में पानी है और कितनी मात्रा में वेस्टेज है, उन पे हमारे शरीर में यूरिन बनने पे डिसाइड किया जाता है, उनके द्वारा हमारे शरीर में यूरिन बनना डिसाइड किया जाता है। सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन्स सच एज एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब वो एनिमल किस आवास में रहता है, कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, उस पर भी निर्भर करता है। और जो ADH हार्मोन है ये भी
यूरिन के बनने को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है समाप्त होते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि हमने एक ही वीडियो में इंटेक्स्ट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।